नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरकेश क्लास में। सो फ्रेंड, हम फिर लेके आए आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 32 मैथ का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड, मैंने इससे पहले मैथ के 31 मैंने मैथ के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हो। ये फ्रेंड जो मैं आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट में आपको डेली बेसिस पर कराता हूँ, ये आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस के आपके एग्जाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के एग्जाम आपके एग्जाम आने वाले हैं, एमटीएस, सीएसएसएल, सीजीएल और रेलवे ग्रुप डी के भी आपके एग्जाम आने वाले हैं। सो फिर आप कह सकते हो कि मैं कंबाइंड इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन मैं इसमें कराता हूं कि आप किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आने वाली। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, आप कोशिश करना वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक के खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ये आपको दे रखी है, आपको फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दे रखी है और ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, यानी कि आरोही क्रम में लगानी है ये आपको। ठीक है, तो देखो मैं इसका बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको भाग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इनको भाग करके पहले इनकी वैल्यू निकालो और फिर आप इनको सॉल्व करो। ठीक है फ्रेंड, मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका बताऊंगा। ये आपको लगाने आरोही क्रम में लगाने ये आपको, यानी कि आरोही क्रम जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने। ठीक है, तो देखो इसका एक तो तरीका ये है बेसिक सा कि आप पहले इनको मतलब कि नीचे से पहले आप इनको डिवाइड दो, भाग करो और जो वैल्यू आए फिर उनको आप मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, एक मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो ये आपको नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसी वैल्यू दे रखी हो उनमें पहले आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करो। ठीक है, तो डिफरेंस देखो आप कैसे चेक करोगे, सब में आप डिफरेंस चेक करो। देखो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है यानी कि देखो 7, और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, और इसमें डिफरेंस आ रहा है 5 का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो वाला भिन्न हमारा सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे कम डिफरेंस किसका आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये दो वैल्यू तो हमारी क्या होंगी, बड़ी होंगी, लेकिन हमको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि छोटा बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ हमको लगाना है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा डिफरेंस इसका आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सबसे क्या होगा, ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि 2/9 क्या होगी, सबसे छोटी होगी। उसके बाद देखो उसके बाद सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, सब इसके बाद ये छोटी होगी। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 1 का, और लास्ट ये इसमें डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो इसका मतलब मैंने यहां पे ये लगा दी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भिन्न को उनके मूल्यों के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथे स्थान पर आएगा। आपको फोर्थ टर्म्स बताना है कि मतलब कि फोर्थ प्लेस पर कौन सा आएगा। देखो अब मैंने यहाँ पे 3 तो ले लिए, अब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है सेम। ठीक है, तो हम इसमें कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप नोट करके लिख सकते हो कि जब भी आपको डिफरेंस सेम मिले भिन्न में, तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, यानी कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो हमारी क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर क्या है, सबसे बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है इन दोनों में, इसका बड़ा है, तो ये क्या होगी, इससे भी बड़ी होगी। तो इसका मतलब इसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, पहले ये आ जाएगी, इसके बाद सबसे लास्ट में आएगी हमारी ये हमारे हो गए क्या, असेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारे लग गया क्या, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लग गई ये हमारे, यानी कि आरोही क्रम में ये हमारे लग गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताया चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो चौथे स्थान पर क्या आएगा हमारा 4/5, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में, आई होप आपको भी ये तरीका समझ में आया होगा, ये जल्दी से करने का तरीका है। बाकी चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका LCM एंड HCF से क्वेश्चन है। LCM HCF मैं आपको करा चुका हूं। क्या दे रखा है, देखो दो संख्याओं का मासा, यानी कि मान चलो एक फर्स्ट नंबर ये है हमारा और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा, यानी कि HCF दे रखा है आपको कितना 13, और LCM दे रखा है आपको कितना 455। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 75, यानी कि उनमें से एक संख्या 75 और 125
75 और 125 के बीच में कोई संख्या आएगी के बीच में हो, तो मतलब कि 175 और 125 के बीच में स्थित हो एक संख्या, तो वह संख्या कौन सी होगी। मतलब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का दोनों का एचसीएफ दे रखा है आपको 13, एलसीएम दे रखा है आपको 455, ठीक है। तो इन दोनों में से, दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में आएगी, यानी कि 75 और 125 के बीच में कोई संख्या आएगी, वो आपको निकालनी है। तो देखो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बड़ा आसानी से समझाया है कि जब भी आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ना दिया हो और आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, तो उसका मतलब क्या होता है। देखो एचसीएफ क्या होता है हमारा, आखिर में हमारा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 13 तो इसमें होगा ही होगा, यानी कि 13 तो इसमें गुणा हुआ ही होगा, क्योंकि अगर एचसीएफ 13 आ रहा है तो 13 जाहिर सी बात है 13 तो उसमें मतलब गुणा हुआ ही होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं कर लूं यहां से कि 455 को अगर मैं 13 से डिवाइड दे दूं, तो यहां से मेरी एक मतलब कि यहां से मेरी एक मल्टीपल वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, देखो देखो यहां से मैं इसको, जब मैं इसको डिवाइड दूंगा तो 13 3 39 और 13 पन्ना 65, ठीक है। यानी कि जो 455 है ये 13 इंटू 35 का क्या आ रहा है, ये मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो देखो दो संख्याएं होंगी, देखो एचसीएफ क्या आ रहा है मेरा 13 आ रहा है, और दोनों संख्याओं में 13 क्या होगा, कॉमन होगा। तो इसको 35 को भी क्या करो आप, दो पार्ट में डिवाइड करो, 7 पन्ना 35, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट टर्म और जो आपका सेकंड टर्म है वो आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, देखो यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका क्या, देखो अगर मैं 13 को 7 से इंटू करूंगा तो 13 7 91, और 13 को 5 से इंटू करूंगा तो 13 पन्ना 35, यानी कि फर्स्ट सेकंड टर्म आएगा आपका 35 और फर्स्ट टर्म आया आपका निकल के कितना 91। देखो मैंने कुछ नहीं किया, आपको एचसीएफ दे रखा था 13, और एचसीएफ क्या होता है कि मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये मतलब कि जैसे मान चलो मेरे ये दो, मेरे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाले, इन दोनों में से कॉमन ही तो होता है मेरा एचसीएफ। तो एलसीएम से मैंने डिवाइड देके देख लिया कि आखिर में कोई मल्टीपल वैल्यू निकल जाएगी, वो मैंने मल्टीपल वैल्यू में दो पार्ट में डिवाइड कर ली, मतलब दो पार्ट में तोड़ ली। तो एक वैल्यू मेरी निकल गई 13 7 91 निकल गई, एक वैल्यू निकल गई 13 पन्ना 65, 13 पन्ना 65 आएगी ये वाली, ठीक है। ये कितनी होगी, 13 पंजे 65 होगी, ठीक है। फिर आपको बताना है कि 75, आपको बताना है 75 और 125 के बीच में कौन संख्या आएगी, वो आएगी 91। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 91, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीज ना समझ में आई हो तो एचसीएफ पर एचसीएफ की मैंने वीडियो बनाई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप बड़ी आसानी से ये चीज समझ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका सर्च एंड डिसीज से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो कि 10 की पावर दे रखी है 100 को, 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से भाग करना है, से विभाजित करना है, मतलब कि डिवाइड देना है। डिवाइड देने पर भागफल है, आपको भागफल बताना है कि भागफल क्या आएगा, भागफल क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो कि आपको निकालना है कि 10 टू की पावर 100 को अगर मैं 5 की पावर 75 से मैं डिवाइड दूं तो भागफल क्या आएगा, ठीक है। ये बस आपको नॉर्मल सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। देखो ये 10 टू की पावर 100 है, ये 5 की पावर 75 है, तो मैं 10 को मैं क्या तोड़ सकता हूं, यानी कि 5 इंटू 2 तोड़ सकता हूं, और इसकी पावर दे रखी कितनी 100, ठीक है। और नीचे 5 की पावर 75 मेरे है ही है, ठीक है। और इसे सॉल्व करके देख लो कि 5 की पावर 100 इंटू में 2 की पावर 100, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और नीचे दे रखी है 5 की पावर 75, ठीक है। तो देखो कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो कि इसको 5 को भी आप तोड़ सकते हो, कैसे कि 5 की पावर 75 इंटू में 5 की पावर 25, क्योंकि जब बेस दोनों सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि ऐड हो जाती है। और इंटू में 2 की पावर दे रखी है 100, ठीक है, और नीचे दे रखी है 5 की पावर 75, तो इससे मैं इसको काट सकता हूं। तो मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया, देखो यानी कि 5 की पावर 25 और इंटू में 2 की पावर 100, ठीक है। आप इसे और सॉल्व कर लो, और सॉल्व क्या हो जाएगा कि 5 की पावर दे रखी है 25, और यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसको 2 की पावर 25 इंटू में 2 की पावर 75, क्योंकि जब दोनों बेस दोनों सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 की पावर 25,
यानी कि 10 की पावर 25, 5 दूनी 10 की पावर 25, क्योंकि पावर दोनों क्या है, सेम है, और इनटू में दे रखी है 2 की पावर 75। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपको निकल के आएगा क्या, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। जब बेस दोनों सेम हो तो पावर दोनों, जब बेस दोनों सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं, और जब पावर दोनों सेम हो तो नीचे क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाता है उनका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 टू की पावर 25 इंटू 2 की पावर 75। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको दे रखा है, एवरेज से दे रखा है ये आपको क्वेश्चन, यानी कि एवरेज से क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, देखो कि 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। देखो कि मान चलो कि टोटल जो व्यक्ति थे वो कितने थे, 15 थे। ठीक है, 15 थे व्यक्ति, उसमें कहा है कि 42 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया। देखो कि मान चलो पहले इनका जो एवरेज था वो कुछ एवरेज था, मान चलो x था एवरेज। ठीक है, और 42 किलोग्राम का व्यक्ति इसमें से गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब उसमें 1.6 किलोग्राम की उसमें वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि वो मतलब सभी में हो रही होगी। भाई एवरेज का मतलब क्या होता है कि 15 के 15 जितने भी हैं सब क्या हैं, सब 42 किलोग्राम के हैं। ये आप ऐसे मान सकते हो कि सब क्या है, सब 42 किलोग्राम के हैं। और जब उसमें एक नया व्यक्ति आया इसकी जगह, तो सब में क्या हुआ कि 1.6 की सब में क्या हुई, सब में वृद्धि हो गई, सब में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो मान चलो कि 1.6 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है 15 लोगों में, तो 15 से आप इसको इंटू कर सकते हो, यानी कि देखो ये हो जाएगा आपका 15 के 90.15 मतलब 24 किलोग्राम का उसमें क्या आया, एक्स्ट्रा आया। मतलब 42 किलोग्राम का तो गया, और मान चलो 42 किलोग्राम का तो गया, और 42 किलोग्राम के स्थान पर क्या आया होगा, वो 42 का तो है, मतलब कि 24 उसमें और ऐड करके उसमें आया होगा। मतलब 42 और 24 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 66। तो वो नया व्यक्ति जो आया है वो कितने किलोग्राम का आया होगा, 66 किलोग्राम का आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तरीका आया समझ में जल्दी से करने का। नहीं तो मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, वो आप नोट डाउन कर लो। इसका फॉर्मूला भी है, वो क्या है, देखो कि यहां लिखो आप आने वाला व्यक्ति, ये आपके हमेशा काम आएगा, बराबर के जाने वाला। ठीक है, जाने वाला और प्लस माइनस जितने की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और इनटू में कर दो टोटल। उसमें टोटल कितने उसमें वो थे, व्यक्ति थे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला ये आपके हमेशा काम आएगा ये आपके। ठीक है, आने वाला मुझे निकालना है, आने वाला उसमें कितने किलोग्राम का है, जाने वाला कितना है 42 किलोग्राम का, वृद्धि हो रही है प्लस कर दो 1.6 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, कितने में 15 लोगों में वृद्धि हो रही है। मुझे निकालना है आने वाला कितना होगा, तो 42 प्लस के 15 का जब आप इसमें इंटू करोगे तो ये आएगा 24। तो एक्स बराबर की मेरा कितना क्या आ गया, 66 किलोग्राम। 66 किलोग्राम का व्यक्ति उसमें नया आया होगा। ठीक है फ्रेंड, ये फॉर्मूला है एवरेज का, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात से। कह रहा है ए है रेशो बी और सी, इनका रेशो दे रखा है आपको कितना, 1:3:7 दे रखा है ये आपको के अनुपात में है। और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है। मतलब कि ए और सी, ए कितना है मेरा यहाँ पे 1 है, और सी कितना है मेरा यहाँ पे 7, यानी कि टोटल कितना हो गया 8, और 8 बराबर के दे रखा है वो कितना 8 लाख। ठीक है, 8 बराबर के दे रखा है वो कितना 8 लाख रुपए दे रखा है। तो बी का मासिक वेतन क्या है, बी का बताना है आपको, यानी कि 3 के बराबर बताना। देखो अगर 8 के बराबर मेरा 8 लाख है, 8 के बराबर 8 लाख है, तो मुझे बताना 3 के बराबर, क्योंकि बी का रेशो कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड, 3 से इसको मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 23 सैकड़ा 1000 10 लाख, यानी कि देखो 8 का इसमें डिवाइड दे दो, 3 से इंटू कर दो, आपका बी का, ये बी का ही तो है रेशो 3। ठीक है, 8 से कटेगा ये एक बार, तो बी का जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 3 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 लाख। पर आपको बताना है ये आया इसका निकल के क्या वार्षिक, ये इसका वार्षिक निकल के आया है, ये इसका वार्षिक निकल के आया है। आपको बताना है इसका मासिक क्या होगा। देखो अगर 12 महीने का निकल के आया है कितना 3 लाख,
12 महीने का 3 लाख हो गया, तो 1 महीने का निकालना है, तो आप क्या करोगे 12 से इसमें इंटू को 12 से इसमें डिवाइड दे दो 12 से, और जब 12 से आप इसमें डिवाइड दोगे तो मासिक जो है इसका मासिक जो है वो निकल के आ जाएगा कितना 25,000 रुपये। मासिक क्या निकल के आएगा इसका 25,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा इसका क्या 25,000 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है। परसेंटेज से क्वेश्चन है, कह रहा है एक घन यानी कि क्यूब यानी कि घन, कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आयतन जो इसका वॉल्यूम होता है यानी कि जो इसका आयतन होता है यानी कि जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है a इंटू ए, मतलब तीनों साइड का इंटू होता है हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। ठीक है, तो देखो इसका दो तरीके हैं, या तो बेसिक से कर लो या फिर आप अपने मेथड से कर लो। जो मैंने आपको परसेंटेज में मेथड कराया है वो कैसे कराया है कि कोई भी चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, मान चलो ये अपने आप में पहले 100% था, पहले एक साइड में क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई, मतलब ये अपने आप में 100% था, 10% की वृद्धि हुई मतलब कि 110%, फिर दूसरी साइड में 10% की वृद्धि हुई और फिर तीसरी साइड में भी 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब इस मेथड से कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 11 इंटू 11 कितने होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास 1331 और नीचे डिवाइड में कितना है 10 यहाँ पॉइंट लग जाएगा यानी कि 133.1। पहले कोई चीज क्या आती है अपने आप में 100% थी, अब कितनी होगी 133.1, कितना डिफरेंस आ गया यानी कि डिफरेंस आ गया हमारा 33.1 का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33.1। ठीक है, एक तो यह तरीका है आपको मतलब परसेंटेज मेथड से। ठीक है, अगर आप मतलब ऐसे करना चाहो कि बेसिक से करना चाहो तो देखो क्यूब हमारा कैसे बनता है कि ये तो हमारा होता है क्यूब, ये हमारा क्यूब होता है। ठीक है, मान चलो एक साइड अब इसकी ए है, ये भी ए है और ये भी इसकी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। ठीक है, मान चलो पहले आप कुछ भी मान लो, आपको सिर्फ ये परसेंटेज में निकालना है। मान चलो इसकी पहले साइड इसकी क्या थी 10 थी, सारी साइड क्या थी इसकी 10 थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 10% की सब में क्या हुई वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि मतलब कि अब इनकी साइड क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, 11 इंटू 11। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये 1331 हो जाएगा। ठीक है, और पहले कितना था इनका वॉल्यूम, यानी कि अगर पहले साइड 10 थी तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। भाई 1000 था पहले, अब कितना हो गया 1331 हो गया। 331 का क्या आया प्रॉफिट आया, 331 का प्रॉफिट आया है, तो आपको परसेंटेज में निकालना है, नीचे 1000 से डिवाइड दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो, एक जीरो यहाँ पॉइंट लग जाएगी, तो 33.1 मेरा क्या आ गया, मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों चीज। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइम एंड वर्क से करिए। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को, मान चलो कुछ व्यक्ति हैं, मुझे नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति मैंने मान लिया x हैं, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे। ठीक है, देखो ये वो मैंने इस टाइप का आपको फॉर्मूला शायद मैंने पहले कराया है कई बार कि जितने आदमी हैं, जितने दिन में वो काम कर रहे हैं, जितने घंटे ले रहे हैं, कोई वर्क 1 कर रहे हैं, कोई काम 1 कर रहे हैं, उसी काम को दूसरे आदमी कितने दिन में कितने घंटे लेकर और कितना काम करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बनता है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, अब देखो कि कुछ आदमी कितने दिन में 40 दिन में कोई काम कर रहे थे, उसमें 8 व्यक्ति और मिल जाएं। पहले व्यक्ति कितने थे x थे, इसमें मैंने x प्लस 8 मैंने क्या करे और इसमें जोड़ दिए, तो वही काम 10 दिन कम समय में वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। पहले कितना था दिन 40 दिन थे, तो अब कितने दिन हो जाएंगे 30 दिन हो जाएंगे। ठीक है, प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे, आपको x का मान निकालना है कि पहले उसमें कितने व्यक्ति थे, तो ये मेरा 40x हो जाएगा और बराबर के ये 30 का इधर इंटू कर दो, 30x प्लस के 8 या 24 240 ये हो जाएगा, 30x के समय से माइनस कर दो, ये हो जाएगा 10x बराबर के 240, 10x बराबर 240, तो x बराबर मेरा कितना निकल के आएगा 24।
0 से 0 कट जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रारंभ में उसमें कितने व्यक्ति थे, 24 मैन थे उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ये आपके काम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया, यानी कि रेल से टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। मान चलो एक जीप है और वो एक पीछा कर रही है किसका, कार का। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है और जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, मतलब कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो दे दी कितनी, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये जीप ऐसे भाग रही है और कार भी हमारी ऐसे भाग रही है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, उनकी चाल 90 किलोमीटर, मतलब ये भाग रही है 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और ये जो कार है 75 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। कह रहा है जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। देखो जब सेम डायरेक्शन हो तो चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी कि स्पीड क्या हो जाती है, आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, अब देखो कि हमारी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में देखो कार जो है ये 75 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है और जीप जो है 90 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है इसी के पीछे। तो जाहिर सी बात है कि जीप उसको पकड़ लेगी, क्योंकि चाल इससे ज्यादा है ना इसकी, भाई इससे ज्यादा है चाल इसकी, और सेम मतलब एक ही दिशा में भाग रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसको पकड़ लेगी। ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस तो रहेगा 5 किलोमीटर का ही रहेगा, कि ये भी ऐसे भाग रही है और ये भी ऐसे भाग रही है, लेकिन ये क्या करेगी, इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, जो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर का है। ठीक है, तो देखो, तो मुझे यहां से निकालना टाइम निकालना है कि वो कितने समय में पकड़ लेगी। टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस कितना, दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जब सेम डायरेक्शन में है तो चाल क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। तो 90 माइनस के 75 ये हो जाएगा, तो 5 बट्टे में 90 में से 75 जाएंगे तो 15, यानी कि जो मेरा टाइम है वो निकल के आएगा कितना, 5 बट्टे 15 घंटे में निकल के आएगा ना, कि चाल ये किलोमीटर था, तो ये किलोमीटर में थी हमारी डिस्टेंस और चाल थी किलोमीटर पर घंटे में। तो मैं इसको घंटे की बजाय क्या करूं, उसको मिनट में चेंज कर दूं। मिनट के लिए मैं 60 से इंटू कर दूं, 15 चौके 60, 5 चौके 20, यानी कि 20 मिनट में जो है वो जीप उस कार को पकड़ लेगी। इसका राइट आंसर इसका क्या आएगा, 20 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से। कह रहा है 125 मीटर ऊंची एक मीनार से, यानी कि मान चलो कि यहां मान ली मैंने, मान चलो ऐसे मान लो कि 125 मीटर ऊंची एक मीनार है जिससे दो एंगल बने, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण जिसको बोलते हैं। 125 मीटर ऊंची एक मीनार से दो वस्तुएं जो मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा में है कि अवनमन कोण 45 डिग्री, अवनमन कोण क्या है, 45 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री है। तनासर यदि वे वस्तु मीनार के एक ही ओर हो तो उनके बीच की दूरी मीटर में होगी। मतलब कि मान चलो अगर मैं साइड मानूं ए बी सी और डी, तो इनके बीच की दूरी मान चलो x है, तो यही आपको क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण दे रखा है मान चलो, और ये आपको जो हाइट है वो दे रखी है 125 मीटर, 125 मीटर आपको हाइट दे रखी है। कुछ नहीं है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है सी डी की। तो देखो कैसे निकालोगे, पहले tan 45 ले लेता हूं मैं, यानी कि tan 45 क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, 125 है, और बेस क्या हो जाएगा, BC, बेस हो जाएगा इसका BC। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 125 डिग्री बराबर के BC, और BC इधर आ जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो यहां से मेरा निकल के आएगा BC बराबर के 125 डिग्री। ठीक है, अब ले लो tan 30 लोगे तो tan 30 के लिए ये पूरी आएगी डिस्टेंस हमारी। तो tan के लिए क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा अब इसका, यानी कि x प्लस के BC, कि ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस के BC हो जाएगा ना, यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस। ठीक है,
तो देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर के 125 ऊपर हमारा है ये x की मान, x हमको निकालनी है x का मान, और BC कितना निकल के आएगा मेरा 125 डिग्री मेरा निकल के आया था BC। ठीक है, तो अब क्या करो, आप क्या करो कैंची गुणा कर दो, क्योंकि ये बराबर में है, ये हमारा इधर आ जाएगा x प्लस के 125 डिग्री बराबर के √3 125 ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, मुझे x का मान निकालना है, 125 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 125 √3 माइनस के 125 ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा यहाँ से निकल के मेरा, कि मुझे यहाँ से निकल के आया x बराबर के √3 125 माइनस के 125 निकल के आया था ना यहाँ पे मेरा। तो मैं यहाँ से क्या करूँ कि 125 में यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो ये मेरा हो जाएगा √3 माइनस 1, और ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 125 √3 माइनस 1। मुझे x की वैल्यू निकालनी थी कि इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, x मानी थी ना मैंने, तो x मेरा ये निकल के आ गया। ठीक है, फिर आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से कराया है मैंने, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ए बी मतलब कि आपको दे रखा है ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए बी परपेंडिकुलर दे रखा है आपको ए सी, तो त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको सरकम रेडियस निकालनी है। मान चलो एक आपको दे रखा है, ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, यानी कि ए बी और सी आपको ट्रायंगल दे रखा है, और ए बी दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि ए बी परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि ए बी परपेंडिकुलर ए सी मतलब कि ये हो जाएगा मेरा कितना 90 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 5 12 13 होता है ना ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों साइड बनती है वो क्या बनती है 5 12 13, ये मेरा 13 मेरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी की परिवृत्त की त्रिज्या आपको सरकम रेडियस निकालनी है, ये इसकी सरकम रेडियस क्या होगी, सरकम रेडियस निकालनी है आपको इसकी। तो देखो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, मैं आपको दो चीज बताऊंगा, इसमें बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को निकालोगे ना, आपको कुछ मतलब कि कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ सीधा सीधा मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं, बड़ी जल्दी से आप क्वेश्चन करोगे। देखो कि पहले आप निकालो इसका एरिया, एरिया क्या होता है एंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा क्या हो जाएगा कि हाफ बेस इंटू में हाइट। आप इन दोनों में से कोई भी, आप इसको हाइट मान लो, इसको बेस मान लो, कि ये मेरा हाइपोटेनस हमारा यही है, 2 से कट जाएगा ये 6 बार, और 6 पंजे 30, मतलब 30 मेरा क्या आ गया, मेरा एरिया आ गया निकल के। ठीक है, अब फॉर्मूले नोट करो, अब आपको फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप बड़ी जल्दी से आंसर निकाल लोगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या होता है मेरे पास के ए बी इंटू में बी सी और इंटू में सी ए, और डिवाइड में हो जाएगा मेरा 4r, और जो r है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, बड़ी r मेरी सरकम रेडियस हो जाएगी। ये मेरा क्या है, सरकम रेडियस है बड़ी r, यानी कि बड़ी r सरकम रेडियस। तो एरिया मेरा क्या है निकल के 30 निकल के आया, ए बी कितना है मेरा यहाँ पे 5, और बी सी कितना निकल के यहाँ पे 13, और सी ए कितना है मेरा यहाँ पे 12, और नीचे दे रखी है 4r। ठीक है, देखो 5 छिंगे 30, 6 दूनी 12, और 2 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये 6.5, तो r को इधर ले आओ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 6.5 सेंटीमीटर। तो मेरा सरकम रेडियस मेरी क्या निकल के आ गई 6.5, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आपको समझ में आया होगा, ये वाला फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना सरकम रेडियस निकालने के लिए। देखो ये तो रही सरकम रेडियस वाली बात, अगर आपको इन रेडियस निकालनी हो, देखो ये तो रही सरकम रेडियस वाली बात, अगर आपको इन रेडियस निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, यानी कि इन रेडियस छोटी आर कैसे निकालोगे, यानी कि इन रेडियस छोटी आर कैसे निकालोगे। देखो उसके लिए भी सीधे सीधा फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या होता है कि छोटी आर इंटू में सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस, ये भी आप नोट डाउन कर लेना, जहां पे हमारा एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, जहां पे हमारा एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पे हमारा सेमी पेरीमीटर होता है हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स,
सो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आप ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों नोट डाउन कर लेना, ये आपके हमेशा काम आएंगे। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल कोई भी हो, आपका आइसोलेट ट्रायंगल है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका कोई सा भी ट्रायंगल हो, ठीक है, अब कोई सा भी ट्रायंगल हो, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हर ट्रायंगल में आपके काम आएंगे। कोई सा भी ट्रायंगल हो, आपको तीनों साइड पता हो, ठीक है, तीनों साइड पता हो, एरिया पता हो, आप उसकी सर्कम रेडियस निकाल लोगे। आपको उसका एरिया पता, आपको उसकी साइड पता हो, आपको उसका सर्कम रेडियस पता हो, आप उसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है। कोई सा भी ट्रायंगल हो, ये दोनों फॉर्मूले हर ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आपको हेल्पफुल लगे होंगे सारे क्वेश्चन, आई होप, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी लगा हो आपको कि हाँ क्वेश्चन हेल्पफुल है, एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड साथ शेयर कर देना। हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मैथ और रीजनिंग की बड़े अच्छे से तैयारी कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस डेली बेस पे लगाया करो, इससे अगर आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस डेली बेस पे लगाते हो तो आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद।